हेलो एवरीवन। ये इस वीडियोस में हम एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसमें पॉलिटी के सेक्शंस को देखेंगे। एक्चुअली पॉलिटी को स्टार्ट करने का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वो इस बात को लेकर के है कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की कर रहा है, तो पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा। लेकिन आप कहते हो ना कि मतलब पॉलिटी का एक क्लासरूम प्रोग्राम जिसको आप कहते हो फाउंडेशनल क्लास, उस तरह का किसी मैंने देखा ऐसे बहुत ही कम है, मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि आगे आना चाहिए और पॉलिटी को एज ए सब्जेक्ट डिस्कस कराना चाहिए, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराना चाहिए, ठीक है, ताकि आप पीसीएस में यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पॉलिटी को अच्छे से, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो हमारा जो ये सीरीज़ है ये डेडिकेटेड सीरीज़ है। पॉलिटिक्स के सारे वीडियोस आएंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट, एजीआई, कैग, पार्लियामेंट, इमरजेंसी, शेड्यूल, बजट, मतलब इलेक्शन, जुडिशियरी, सबके बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग, सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ट्रिब्यूनल्स, नीति आयोग, हम एवरी चीज़ की बात करेंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, आप तो बने रहिए हमारे साथ। और आज का जो ये वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और अब मैं इस वीडियोज़ में आपको ना जो फर्स्ट लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, साथ में कंपैरिजन करेंगे इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है विद द अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो इस वीडियोज़ में यही बात होने वाली है, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये स्लाइड वाली है वीडियोज़ है, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ध्यान से वीडियोज़ को देखिए और पॉलिटी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक पॉलिटी ना एनालिटिकल सब्जेक्ट है, अगर आप पॉलिटी को समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे, तभी आपसे आंसर हो पाएंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट जो पढ़ोगे वो हो सकता नहीं आए, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप कर लिया है तो पॉलिटी बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। तो आई होप कि आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल ऑर्गेनिक ऑफ द नेशन, ऑर्गेनिक लॉ है, ठीक है, जो क्या इस्टेब्लिश करता है, जो इस्टेब्लिश करता है कॉन्सेप्शन को, कैरेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का तीन चीज़ को डिस्कस कर रहा है, कंसेप्शन को, कैरेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशन को। एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ है, जिसमें बहुत सारे, जिससे सरकार मतलब पूरा देश चलता है, वो रूल एक बुक में लिखा गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ डेफिनेशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल है और ऑर्गेनिक लॉ है। बेसिक है, ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि समय के साथ साथ चेंज होता है। और तीन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कॉन्सेप्शन को, कैरेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशन को। कॉन्सेप्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्शन का सिंपल मतलब होता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। स्टेट का नेचर कैसा होगा, स्टेट कैसा होगा, ठीक है, स्टेट में डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, किस प्रकार की स्टेट होगी, स्टेट के नेचर को डेवलप करता है, ये कैरेक्टर बताता है। और ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट रहेगा, यूनिटरी रहेगा, बाइकैमरल रहेगा। तो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट को बताता है, गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इन एंड ऑल फंडामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ है किसी भी नेशन का, जो किसी भी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्शन को बताता है, उसके कैरेक्टर को बताता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट में जब आप जाओ देखोगे तो पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो। पार्लियामेंट तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें एमपीज बैठते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एमएलएज भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एमपीज ही बैठते हैं और वो यूनियन लेजिस्लेचर होते हैं। एमपीज कहने का मतलब है कि लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो लोकसभा के जो होंगे एमपीज वो रूलिंग पार्टी का होगा और अपोजिशन पार्टी दोनों का हो सकता है। इन द सेम केस
रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का हो सकता है, राज्यसभा में भी। और ये कैसे आते हैं? जनरल इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अगर मान के चलिए किसी एमपीज़ को कोई मिनिस्ट्री दे दिया गया, कोई पोर्टफोलियो दे दिया गया, जैसे किसी को कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दिया, किसी को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मतलब अगर मिनिस्ट्री जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं अगर किसी को दे दिया गया, किसी मिनिस्टर को, तो वो मिनिस्टर है ना, वो जो मिनिस्टर हैं, मेंबर हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। देखिए एमपी और मिनिस्टर में अंतर होता है। एमपी का मतलब होता है कि वो चुने गए हैं और जाके लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन वही एमपी को अगर आपने कोई मिनिस्ट्री दे दिया, मिनिस्ट्री सौंप दिया, तो वो अब एमपीज़ नहीं रहे, अब वो मिनिस्टर बन चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर में डिफरेंट होता है, ठीक है, आप समझ गए। और उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और पीएम उसी का एक पार्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि मान के चलिए कि क्या कोई ऐसा मिनिस्टर हो सकता है जो कि ना तो राज्यसभा से हो ना तो लोकसभा से हो? हाँ हो सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर तक उसको या तो इलेक्ट करवाना पड़ेगा या नॉमिनेट कराना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं कि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, मतलब इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ऐसे को, ठीक है। तो मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं? मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं। मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट होता है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो राज्यसभा लोकसभा के होते हैं और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं वो। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अंतर क्या होता है? लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में एक ही चीज़ का अंतर होता है कि जितने सारे एमपीज़ आपने चुन करके पार्लियामेंट भेजे हो वो सारे के सारे लेजिस्लेचर हैं, नियम बनाने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सरकार के अंदर रूलिंग पार्टी के होंगे वो, और जिसके पास की कोई पोर्टफोलियो होगा, कोई मिनिस्टर बेसिकली होंगे, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में हम अगर आपसे कहें तो क्या? लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में आपका क्या आता है? एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के अंदर में ही आता है, दोनों अलग अलग नहीं होते। जब आप यूएस जाओगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, प्रेसिडेंट अपने घर वाले को भी चुन सकता है जबकि वो इलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर और क्या क्या हमें बताता है, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है ना। और जितने सारे लॉज हैं, जितने सारे कस्टम्स हैं, कस्टम्स यानी आप सती प्रथा कह लो, चाइल्ड मैरिज कह लो, अनटचेबिलिटी कह लो, देवदासी सिस्टम, ये सारे कस्टम रहे हैं हमारे समाज में, ठीक है ना। अगर कोई भी कस्टम को, कोई भी लॉ को वैलिड होना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का परमिशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर्मेशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो लॉ बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सती सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को, अनटचेबिलिटी को, देवदासी सिस्टम को कन्फर्म करता ही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट इंडिया में करता ही नहीं है। दो सम केसेस अभी फॉलोड होते हैं कहीं छोटे छोटे पैचेस ऑफ एरियाज़ में, बट दे आर इलीगल, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल लीगल सेंसिटी है। क्यों है ऐसा? स्पेशल और लीगल सेंसिटी का मतलब ये होता है कि होली है, डिवाइन है, सेक्रेड है, ठीक है ना। जो डेराइव करता है, क्या डेराइव करता है? पीपल से डायरेक्टली पावर और अथॉरिटी को, ठीक है ना। जो कि आप प्रियम्बल में भी देखोगे, जब प्रियम्बल आप पढ़ोगे तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहाँ से ड्राइव करता है? पीपल से डायरेक्टली करता है। जैसे गॉड है ना, गॉड के बारे में कहाँ मेंशन होता है? गॉड के बारे में कहाँ बताता है आपको?
वेदास से। अब वेदास को हम सेक्रेड मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे समाज वेदास को सेक्रेड मानते हैं। उसी तरह पीपल के नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो गॉड जिस तरह वेदास में मोस्ट पावरफुल है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट पावरफुल कौन है? पीपल्स होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिलेशनशिप बताता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में क्या बताता है? रिलेशनशिप को बताता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा डेफिनेशन, पूरा इन अराउंड आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। किसी भी कस्टम को, किसी भी लॉज को वैलिड होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर पीपल से डायरेक्टली डिराइव करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स क्या होते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लिटरली मीन्स होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे गवर्नमेंट जिसका पावर अनलिमिटेड नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आर्बिट्रेरली एक्ट नहीं करेगा, मतलब जो मन में आएगा उस तरह से एक्ट नहीं करेगा, जो मन करेगा वो नहीं करेगा, जो मन करेगा वो एक्ट नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा है गवर्नमेंट तो कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टम है, वो एग्जिस्ट कर रहा है उस देश में। ठीक है ना। और अनलिमिटेड गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करता है? अपने पास फ्यू हैंड्स में पावर को कंसंट्रेट करता है, और देयर इज नो वन टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर। वो पीपल्स के राइट को इनक्रोज करते हैं, ठीक है ना, और वो करप्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, कह नहीं सकते। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? सिंपल सा किसी देश का लॉ वहां पे मेंशन होता है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना का भी है। क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? लिमिटेड गवर्नमेंट है? क्या वहाँ के पीपल्स के राइट को देखा जाता है, उनको वैल्यू दिया जाता है, आर्बिट्रली एक्ट नहीं करता है, हाँ, पीपल्स के राइट को इनक्रोज करता है? तो अगर ये सारी चीज़ ध्यान में रखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा भी, नहीं भी हो सकता है। तो जस्ट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चाइना को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, जिम्बाब्वे को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, यहाँ सारे जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट है वहाँ पे। समझ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ होना जरूरी है संविधान में? संविधान में देखिए हमारे जो निर्माता, हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं, उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी था दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बैलेंस करते हैं, राइट? जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप ऑर्गन देखो गवर्नमेंट का तो उसमें जुडिशरी आते हैं, एग्जीक्यूटिव आते हैं, लेजिस्लेचर आते हैं, और तीनों के बीच अगर पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन है, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर है। चेक एंड बैलेंसेस भी होना बहुत जरूरी है। अगर एक इनक्रोज कर रहा है दूसरे के पावर को, अगर एक कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा उसको देखे भी, राइट? जुडिशरी जैसे देखती है, एग्जीक्यूटिव कुछ करती है तो लेजिस्लेचर उस पर देखती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस। मीडिया का होना बहुत जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मीडिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप जानते हो मीडिया फोर्थ पिलर है, और मीडिया अगर किसी देश का एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल है ना तो वो स्टेबिलिटी लाती है उस देश में। आपको पता होगा कि 2G स्कैम में, चारा घोटाला में मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख लो पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी इतना स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पे एक लड़की के बैग में, एक छोटी सी बच्ची थी, 2 साल की बच्ची थी, उसके बैग में कुरान का एक जला हुआ थोड़ा सा
कागज मिला था, उसको जेल कर दिया गया था। कैन यू बिलीव दिस? उसको समझ नहीं था, छोटी सी बच्ची को उसको जेल दे दिया गया था। इंडिया में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप मेंटेन कर सकते हो। और जुडिशरी के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू होना बहुत जरूरी है। बात करेंगे आगे जाके जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है, ये आपने समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को बताते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ना किसी भी नेशन स्टेट का आइडियोलॉजी, उसके फिलॉसफी को बताता है। अगर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप जानना चाहते हैं तो उसके प्रीएम्बल पढ़िए। अगर प्रीएम्बल उसके हैं, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं उस देश का नेचर का, उस स्टेट का क्या नेचर है। ठीक है, इंडिया के बारे में जानना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि अगर आप किसी देश को जानना चाहते हो, उसके नेचर को जानना चाहते हो, तो आप ये देखो कि वहाँ के लोग एनिमल के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप रिलेट कर रहे हो? आपके एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि कोई भी लॉज को वैलिडेट करना। कंट्री में कोई भी लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है और वो लॉ है इंडिया में, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को बताता है ना, स्ट्रक्चर को बताता है, ये भी उसका फंक्शन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने याद कीजिए, मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक वर्ड का यूज़ किया था। देखिए, फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ साथ चेंज भी होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन भी दिया गया है, तो ये भी फंक्शन है उसका। और राइट और ड्यूटीज, सिटीजन्स के जो राइट और ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्राइब करता है। तो ये सारे फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, एक बात बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेम हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ा रोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रहा था, सीए का रहा था, है ना। इसमें इनिशियली आप देखोगे तो 389 के आसपास मेंबर्स थे उसमें। तो क्या वो एक सोवरेन बॉडी था? सोवरेन का मतलब होता है कि वो बॉडी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा हो। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी था? सोच के बताइए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनिशियली जो है ना वो नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उसको बनाया था ना। इट वाज फॉर्म बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। इट वाज फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान को किसने लाया था? ब्रिटिशर्स ने लाए थे। तो इनिशियली वो ना नहीं थे सोवरेन बॉडी। लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया 1947 में और सोवरेनिटी को अचीव किया गया। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947। ठीक है, और ओनली विद दिस स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज्यूम द फुल सोवरेन कैरेक्टर ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है ना। It became not only the constitution framing body but also a law making body। समझ रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाला ही बॉडी नहीं था, एक लॉ भी बना सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लॉ भी बना सकता था और एक फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह एक्ट हुआ था फिर इंडिया में। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। और वो तब तक कंटिन्यूड हुआ जब तक कि पहला इलेक्शन नहीं हुआ। पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में। तो 47 से लेके 52 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही, जो कि अब उस एक्ट के पास होने के बाद सोवरेन कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया था, वही लूज एंड रोल बना रहे थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाला ही बॉडी नहीं था सिर्फ, वो लॉ मेकिंग बॉडी भी था। ठीक है ना। तो प्रियम्बल
जो है आप प्रियम्बल के बारे में जानते ही हैं, ठीक है ना। प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस है, प्रियम्बल किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के समरी को ही प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे देश में ना ट्रेंड देखा जाता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन जाता है, बाद में प्रियम्बल को बनाया जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि प्रियम्बल ही पहले होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में होता है। लेकिन इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया है, ठीक है ना। तो प्रियम्बल को जो पास कराया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एज आई गेस। तो बेसिक स्केलेटन जो है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है ना, वो आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल में आप देखो ना हर एक चीज़ लिखा गया है, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, यूनिटी, है ना। ये सारे चीज़ डिस्कस हुए हैं और ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे इसी के अराउंड बेस है ना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रेसिडेंट थे, एज ए प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर को फिर राजेंद्र बाबूजी बन गए थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन थे ना वो 13 दिसंबर 1946 को हुए थे। देखिए फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट सेशन में अंतर होता है, ध्यान से, हाँ, राइट। अब देखिए फिलॉसफी जो है विच अंडरमाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, सही बात है ना। जो कि और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया था और उसको कब अडॉप्ट कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 में। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आखिर क्या क्या बताया गया था? बेहद सी लाजमी बात है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल के लिए पास किया जाता है। प्रियम्बल में जो चीज़ अभी आप देख रहे हो वो सारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहीं ना कहीं होंगे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक बॉडी होगा, ठीक है, जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, जो फ्रीडम ऑफ थॉट को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को, वर्शिप को, वोकेशन तो आर्टिकल 19G जिस जॉब के बारे में जो बात करता है, ये सारे एडिक्वेट सेफगार्ड इस सारे चीज़ को दिया गया, ठीक है ना। माइनॉरिटीज़ को स्पेशल बैकिंग दिया गया, बैकवर्ड सेक्शंस को, ट्राइबल एरियाज़ को, जैसे अभी आप देखते हो ना NC/BC, NC/SC, देखते हो कि नहीं देखते हो, ये सब उसी का तो कमाल है। और इंडिया एज ए नेशन, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में आज़ाद हुआ है और अपना राइटफुल एक ऑनर्ड प्लेस पाने के लिए वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, क्या? वर्ल्ड पीस को और मैनकाइंड के वेलफेयर को। ऐसा क्यों कहा गया और इसके तरफ एक्ट भी किया गया? आप देखोगे ना तो UN में सबसे ज़्यादा फोर्सेस हमारे हैं, ठीक है, UN पीस कीपिंग फोर्स में है। हमने नैम स्टार्ट किया, ठीक है ना, हम नैम के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो होल एंड थ्योरी था ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इन अराउंड बात किया, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को बात किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स की बात किया। अब हम बेसिकली रिलेट करेंगे हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अदर पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है हमारे यहाँ पे, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके कि आर्टिकल्स को या उसके किसी प्रोविज़न को कोडिफाइड किया गया किसी भी एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोडिफाइड नहीं किया गया है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पे जो भी एक्ट है ना, हमारे यहाँ जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रोविज़न है, वो देखिएगा आपको आर्टिकल नंबर मिलेंगे आपको जो भी हैं। लेकिन अगर आप यूके जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा कोडिफिकेशन तो है नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जितने सारे लॉज बनाएंगे ना वहाँ पे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बन जाते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि जितने सारे लॉ पास होते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं बनते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब एग्जांपल दूँ क्या? देखिए जैसे कि मैटरनिटी पे एक एक्ट अभी आया है, ठीक है ना, पीएम किसान पे को लेकर के आया होगा, एक्ट आया होगा। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, बहुत सारे एक्ट आएंगे, 5G को लेकर के आया होगा। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं ये सारे? नहीं पार्ट है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लॉ आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है यूके में, तो वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेचर है, ठीक है ना। और चूँकि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इसको ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक स्पेशल बॉडी ने इसको इनेक्ट किया है, क्रिएट किया है, इसलिए इनेक्टेड बॉडी है। लेकिन आप यूके में क्या देखते हो कि वहाँ जो भी लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है, तो इसको आप कहते हो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। तो जो भी लॉज बनेंगे उसका पार्ट हो जाता है। और आप मैग्ना कार्टा की बात करते हो, जो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 1215 के आसपास मैग्ना कार्टा साइन किया था किंग जॉन ने, ठीक है ना। वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस है, पार्ट है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें सुप्रीम कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे पार्लियामेंट सोवरेन होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, अनरिटन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। और अनरिटन में बेसिकली जुडिशरी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावर एक्वायर करती है, बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय करती है। और पार्लियामेंट के किसी भी इनेक्टमेंट को, किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी एक्ट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है, वॉइड करार दे सकता है, ठीक है ना, चाहे वो लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को। इसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप यूके में जाओगे तो वहाँ पार्लियामेंट सोवरेन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है। तो वहाँ पे जुडिशरी के पास ना लिमिटेड पावर है, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर वहाँ के सुप्रीम है। तो वहाँ के जुडिशरी वहाँ के किसी भी लॉ को डिक्लेयर नहीं कर सकता अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड। तो ये डिफरेंसेस था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच। कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी लॉज यूके में आएंगे बनेंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देयर हैज़ बीन अ स्पेशल डिस्टिंक्शन बिटवीन द अदर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, राइट। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकता है, यूनिटरी गवर्नमेंट भी हो सकता है। ये आप देखिए लिखा है, तो जैसे इंडिया में है लिखा हुआ, तो यहाँ पे वैसे तो फेडरल वर्ड का मेंशन नहीं किया गया इंडिया में कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मेंशन ही है। लेकिन अगर आप नेचर को देखोगे तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म है यहाँ पे, ठीक है ना। दो इन सम 5 to 6 सर्कमस्टांसेस ना, तो ये क्या हो जाता है कि यूनिटरी की तरह एक्ट होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज क्या है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ अनरिटन है तो आप वहाँ कह ही सकते हो कि यूनिटरी पॉलिटी ही होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पार्लियामेंट सोवरेन है वो फ्लेक्सिबल होगा, कुछ भी लॉ बना सकता है, कभी भी लॉ बना सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट सोवरेन है। लेकिन जहाँ पे एक लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिटन ऑन रिटन के बीच, ठीक है। रिटन जो है इनेक्टेड होता है वो इवॉल्व्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों हो सकता है, वो सिर्फ फ्लेक्सिबल हो सकता है। यहाँ पे अदर लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो भी लॉ बनेंगे वो उसी के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी सुप्रीम होती है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। सुप्रीम का मतलब नहीं, जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वहाँ जुडिशरी पावरफुल नहीं होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, लेकिन अनरिटन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजिड का मतलब समझते हो ना, रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और रिजिड की अमेंडिंग का जो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता होगा, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है समय के साथ साथ। आप देख सकते हो ना कि इंडिया आज़ाद हुआ 47 के आसपास, आज 72-73 साल के आसपास हो गया और कितने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, 103-4 के ऊपर हो चुके हैं। तो समझो इतने अमेंडमेंट हो गए इतने कम समय में, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही,
है ना, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कि हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए, तो रिजिड भी है, स्पेशल मेजोरिटी था 2/3 एंड प्रेजेंट का चाहिए, रिजिड भी है, तो इंडिया में दोनों है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अमेंडमेंट अभी हो चुके हैं। तो फेडरल पॉलिटी, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी को आप फेडरल पॉलिटी कह सकते हो, लेकिन याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरल इटसेल्फ, याद रखिएगा, ठीक है। तो फेडरल पॉलिटी में यूजुअली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, लेकिन इंडिया जो है ना फेडरल प्रैक्टिस को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन यह रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स है। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। आप समझे? दोनों में अंतर समझ गए क्या होता है? ठीक है, देखिए जितने सारे एमपीज होंगे वो सारे लेजिस्लेचर कराएंगे, जो गवर्नमेंट जिस पार्टी ने बनाया उसके जो एमपी होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और जिसको कोई पोर्टफोलियो मिल गया होगा वो एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। यही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है ना वो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, लेकिन वहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों से एक दूसरे से अलग अलग बॉडी होता है, ठीक है ना। और जुडिशरी तो अलग होता ही है, दोनों जगह जुडिशरी अलग होता है, लेकिन एक चीज़ अंतर है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ना एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर डिफरेंट, दे आर क्लियरली सेपरेटेड, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं जोर हो रहा है, तो पार्लियामेंट को कौन चलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेडेड बाय पीएम। तो रियल हेड कौन होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में? पीएम होगा, ट्रू एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन नॉमिनल टर्म में आप प्रेसिडेंट जो है ना वो होता है, ठीक है। रियल जो हेड होता है वो पीएम होता है, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एंड ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। ये चीज का याद रखिएगा आप, ठीक है। पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 का क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है कि मिनिस्टर आर फ्रॉम पार्लियामेंट ओनली, इफ नॉट ना दे हैव टू गेट सेट विद इन 6 मंथ। मैं आपको पहले बताया था। आपको एग्जांपल दूं, आपको हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो मिनिस्टर नहीं थे पहले, लेकिन उसको पोर्टफोलियो मिला ना फॉरेन अफेयर्स का, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। 6 महीने के अंदर में वो राज्यसभा से चुने गए तो वो मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए सिर्फ। ध्यान सुनिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसने सरकार बनाई है, वो सारे एमपीज वो लोकसभा के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो। और इट हैज़ बीन मेंशन इन द अंडर द आर्टिकल 75 क्लॉज नंबर 3। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप क्या देखते हो कि प्रेसिडेंट और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेचर अलग है, सेपरेट है, दे आर क्लियरली सेपरेटेड, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ना, उसका पार्ट ही नहीं है। तो अगर वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हटा दिया जाए या हेड ऑफ द स्टेट को हटा दिया जाए उनके पद से, ठीक है ना। वैसे इम्पीचमेंट वर्ड का जो यूज होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है, आपको मैं बता दूं। रिमूवल बाकी के लिए होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वहाँ पे ना स्टेबिलिटी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि सरकार जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है तो अकाउंटेबिलिटी है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है, तो स्टेबिलिटी कम है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है
और डिफ़िकल्ट होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो सबका अपना अपना फ़ायदा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कम होती है कि नहीं? सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फीचर है वो हमने बोरो कहाँ से किया है? यूके से किया है ना, ठीक है। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है मित्र? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल बाय पीपल। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है बताइए आप? हेड ऑफ द स्टेट आपको कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को आप इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। जैसे आपने यहाँ से एमपी चूज को इलेक्ट करके भेजा पार्लियामेंट, अब वो एमपीज ही प्रेसिडेंट को चूज करता है। तो एक्चुअली आपने एमपीज को चुना और एमपीज ने प्रेसिडेंट को चुना, तो आपने इनडायरेक्टली तरीके से प्रेसिडेंट को आप ही ने चुना ना, हेड ऑफ द स्टेट को। तो रिपब्लिक का यही मतलब होता है। लेकिन यूके में अगर आप देखोगे तो वहाँ मोनार्की है, राजा रानी का है, तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इंडिया के यहाँ देखोगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने डिस्कस किया। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ के जो लोअर हाउस होते हैं ना, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, और यहाँ पे लोकसभा बोलते हैं, वो सेम है। जो इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो चूज करके भेजते वो लोकसभा ही जाता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? इंडिया में राज्यसभा में 12 सीट ही ऐसे सिर्फ हैं, 12 सीट, जो कि एक्सपर्टीज एरिया से वहाँ पे आते हैं मेंबर्स, अलग अलग फील्ड के। जैसे कोई आर्ट्स के होंगे, कोई साइंस, एवं मान लीजिए पहले थे सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा में, अगर आप देखते होंगे अलग अलग फील्ड से आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो अपर हाउस होता है, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, वहाँ पे सारे के सारे मेंबर एक्सपर्ट एरिया से होते हैं। ये थोड़ा अंतर होता है। तो लोअर हाउस दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन का और ब्रिटिश का सेम है लोअर हाउस, लेकिन अपर हाउस में डिफरेंट होता है कि वहाँ यहाँ के कुछ ही मेंबर, जैसे 12 मेंबर्स ही स्पेशल एरियाज से होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी न किसी फील्ड में, लेकिन वहाँ के सारे मेंबर ही एक्सपर्ट होते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आप जान लो, ठीक है ना। और पार्लियामेंट का अपर हाउस जो होता है, यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ का जो अपर हाउस है ना, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वहाँ पे। कहाँ पे? यूके में। और इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए राज्यसभा स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। समझ आ रहा है आपको? अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि हमने इंडिया में जो फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ से बोरोड किए हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं इसके 2 तरीके हैं पढ़ने के, कि मैं आपको एक एक लिस्ट बताते जाऊँ, ये कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है। तो इससे बढ़िया है कि कंट्री वाइज हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट समझते हैं ना, 3 लिस्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, और उसके बाद स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और है रेसिडुअरी वाला है, लेकिन वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इन तीनों में नहीं आता है वो रेसिडुअरी में आता है, ठीक है। जैसे साइबर क्राइम सब, साइबर थ्रेट सब, आईटी क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब, ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके रेसिडुअरी में आते हैं, और ये सेंटर के हाथ में, सेंटर ही इस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया। कंकरेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि एक लॉ है, इसमें पार्लियामेंट में नहीं बनाया और स्टेट ने भी बनाया, दोनों ने बनाया, लेकिन पार्लियामेंट कुछ अलग बनाती है और स्टेट कुछ अलग बनाती है, तो किसका प्रिवेल होगा? पार्लियामेंट का प्रिवेल होगा। ये थोड़ा सा अंतर है। कहने के लिए राज्य सरकार बना सकते हैं, लेकिन बड़े भैया तो वही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, प्रीएम्बल के लैंग्वेज को लिया गया है, और कॉमर्स, ट्रेड, इंटरकोर्स को लेकर के प्रोविजंस ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। कनाडा से क्या क्या लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं कि सेंटर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। फेडरेशन तो होगा, नेचर फेडरेशन होगा, लेकिन सेंटर
इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअरी पावर भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो चौथे पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है एज आई गेस। ठीक है, और आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लिया गया है। देखिए प्रेसिडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है ना, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी बताया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट के पावर्स, प्रेसिडेंट के बाद इलेक्शन, ये आयरलैंड से लिए गए, याद रखिएगा, यूएस मत कह दीजिएगा। ठीक है ना। और राज्यसभा में जो मेंबर का नॉमिनेशन होता है, अभी आपने देखा ना 12 मेंबर यहाँ पे चुने जाते हैं, तो वो 12 मेंबर का नॉमिनेशन, ये वाला सिस्टम भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम जापान से देखते हैं, जापान से हमने क्या लिया गया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ये हमने जापान से लिया है। जब मैं आर्टिकल 14 आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना याद रखो आप कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को जापान से लिया गया है। यूएसएसआर से, जो रसिया अभी है, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो अब एबोलिश हो गया है, ठीक है, उसको कहाँ से लिया गया है? उसको रसिया से लिया गया है। अब देखते हैं, यूके से हमने बहुत सारे चीज़ लिए हैं और यूएस से बहुत सारी चीज़ लिए, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो होगा नॉमिनल हेड होगा, देख ही सकते हो प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल हेड है, क्योंकि वहाँ पे जो पीएम होते हैं उनके पास रियल पावर होते हैं, राजा रानी सिर्फ नाम के होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होंगे। पीएम का डेजिग्नेशन भी वहीं से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होंगे, वो भी यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी यूके से लिया गया है। बाई कैमरल दो हाउस होंगे, वो भी जैसे लोकसभा राज्यसभा। स्टेट में भी आप देखते होंगे असेंबली होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट एमएलसी होता है एक, तो बाई कैमरल पार्लियामेंट भी वहीं से लिए गए हैं, स्पीकर भी वहीं से लिए गए हैं। और लोअर हाउस को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, वो भी कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से ही लिए गए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75-74 के अराउंड वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोअर हाउस के लिए, वो भी यूनाइटेड किंगडम से ही लिए गए। तो बहुत सारे फीचर्स को हमने बोरो किया है यूके से, क्योंकि यूके हमें रूल कर रहा था, तो बहुत सारे चीज़ हमने कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन कॉपी पेस्ट मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो हुआ है लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, क्योंकि इंडिया का जो सोसाइटी, इंडिया का जो सिस्टम है, नेचर है, उसको देख करके बहुत सारी चीज़ चेंजेस किए गए हैं। दो इट हैज़ बीन ऑन द सेम बेसिस, बट देयर हैज़ बीन सम अमेंडमेंट, सम चेंजेस इन द ओरिजिनल वन, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या के लिए गए हैं? प्रीएम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का फंक्शन, देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है बात है कि हमने वहाँ पे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से लिया है हमने, बताइए जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन का या वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन का, वो हम यूएस से लिए हैं। जुडिशल रिव्यू भी यूएस से ही आया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना हो, रिमूव करना हो, तो भी कहाँ से आया? यूनाइटेड स्टेट्स से ही आया है, ठीक है। वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी से हमने क्या लिया? अभी आप सोचिए जर्मनी से क्या लिया होगा? हिटलर से क्या, हिटलर क्या कर सकता था? इमरजेंसी प्रोविज़न वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट, सॉरी ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविज़न नहीं, इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं होंगे, सस्पेंस होगा, वो कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। 2/3 की जो मेजॉरिटी होती है किसी भी, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसको पास करने के लिए, वो हमने 2/3 की मेजॉरिटी साउथ अफ्रीका से ली है। और कुछ चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है, लाइक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर का ऑफिस, ये सारी चीज़ हमने कहाँ से लिए हैं बताइए? ये हमने सारे 1935 एक्ट से लिया गया है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरल पॉलिटी आखिर होती क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है इंडिया में? अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर दे रही है किसको?
यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट को भी। स्टेट अपना पावर यूनियन गवर्नमेंट से नहीं लेती है। जहाँ पे फेडरल पॉलिटी होगा ना, वहाँ पे स्टेट के पास पावर कॉन्स्टिट्यूशन देती है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट देती है। लेकिन आप जहाँ पे फेडरल पॉलिटी नहीं होगी ना, वहाँ पे स्टेट जो अपना पावर ड्रॉ करेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट से होंगे। ये बेसिक सारी चीज़ें आप समझ ही होंगे। सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है, ठीक है ना। सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखने का बहुत सारे कारण होते हैं, उसका कहीं ना कहीं हिस्ट्री एक रीज़न होता है, ठीक है ना। अब आप देखो कि देश की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए रिसोर्स का सही से इस्तेमाल हो और एक्सपीरियंसेस को लेकर के भी स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यूनियन लिस्ट ऐसे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, आप देख लो थोड़ा। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52। रेसिडोरी का ऐसे कोई लिस्ट नहीं होता है, तो आप देख लो। आप इसको ना ऐसे याद रखो, 100, 61, 52। फेडरल पॉलिटी या यूनिटरी पॉलिटी, दोनों में अंतर क्या है आप खुद देख लो। किससे किससे कंपैरिजन करोगे बताओ आप? सिंपल है, फेडरल इंडिया से कीजिए आप, यूएस से कीजिए आप, और यूनिटरी आप यूके को रखिए। दोनों में देखिए क्या क्या अंतर आपको मिलेगा। फेडरल पॉलिटी में 2 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और कोई भी इन्फीरियर नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टेट जो है अपना पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करेगा, ना कि यूनियन गवर्नमेंट से करेगा। तो दोनों आपस में सोवरेन है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं है। ये सिस्टम आपको यूएसए, रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यहाँ मिलेंगे। यूनिटरी में क्या होते हैं कि एक ही सुप्रीम गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है सेंटर पे। ऐसा नहीं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होंगे, बट दे आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब वो भी जिस तरह होता है ना कि जैसे एलजी को आप देखते हो, है ना। एलजी किसके लिए काम करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, एक एजेंट के तरह होता है। इन द सेम केस स्टेट गवर्नमेंट वहाँ होंगे, बट दे एक्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और फेडरल पॉलिटी है, तो फेडरल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि रिजिड भी होगा, है ना, जल्दी बदला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। इसलिए ऐसा क्योंकि पावर्स का ना डिमार्केशन हो सके अच्छे से। पावर का डिमार्केशन नहीं होगा तो सेंटर बोलेगा भाई तुम्हारे पास ये पावर ही नहीं है, तो इसमें लॉ ही नहीं बना सकते, है ना। आप समझ पा रहे हो। लेकिन आप यूनिटरी पॉलिटी को देखोगे तो ये रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है, और रिटर्न अनरिटर्न दोनों यूनिटरी है। अपना मन है, कभी भी हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फ्लेक्सिबल होगा। दैट कैन बी चेंज बाय द सेंटर एलोन। बट यहाँ पे देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ हैं हल्के फल्के जहाँ पे कि अकेले कर देते हैं पार्लियामेंट, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और इवन इन सम केसेस ना हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो फेडरल पॉलिटी में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जुडिशरी वहाँ यूनिटरी में क्या होता है, पावरफुल होता नहीं है। लाइक इन यूके जुडिशरी ना ओवरटर्न नहीं कर सकता वहाँ के किसी भी लेजिस्लेशन को, लेकिन इंडिया में आप देखोगे तो कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। इससे रिलेटेड भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अम्बेडकर ने कहा था, rigidity and legalism are the two serious weaknesses of the federalism, and there he used the word union of state instead of federation of states। क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर उन्होंने कहा कि अगर हम फेडरलिज्म वर्ड को मेंशन कर देना, ध्यान से सुनिएगा, फेडरलिज्म वर्ड को मेंशन कर देना, तो इससे क्या होगा कि सेंटर जो है ना उसके पास ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। और इंडिया में सक्सेनिस्ट मूवमेंट खूब था, बहुत सारे स्टेट अलग होना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं सेंटर को पावरफुल बनाना भी था और यूनिफिकेशन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए नेचर को फेडरल रखा गया, लेकिन फेडरल वर्ड को मेंशन नहीं किया गया, ताकि स्टेट आके ये ना बोलने लगे हम फेडरल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इन यूएस, वहाँ के चाहे तो 50 स्टेट्स हैं, वो कोई भी स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा रिजिडिटी और लीगलिज्म जो है ना, दो सीरियस वीकनेस है फेडरलिज्म का, और इसलिए उन्होंने वर्ड मेंशन किया यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मेंशन नहीं है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इसलिए नो स्टेट गॉट राइट टू सीड फ्रॉम इट, ससीड फ्रॉम इट, है ना। तो जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है। उन्होंने इसलिए कहा कि यूनियन इज द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ स्टेट डिस्ट्रक्टिबल, मतलब आप स्टेट को खत्म कर सकते हैं लेकिन यूनियन एज ए पार्ट नहीं खत्म हो सकता, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा एनटीसीसी को सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा मुंबई का जब टेरर अटैक हुआ था, ठीक है ना। स्टेट ने इसको अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट के पास चले आए थे चैलेंज करने के लिए, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक पॉलिटिकल सिस्टम में बात करेंगे किस चीज के बारे में, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब जहां पे पार्लियामेंट सोवरेन होंगे, राइट, और जहां पे जुडिशियल सोवरेनिटी का मतलब होता है जहां पे जुडिशरी सोवरेन। लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन बताइए, मान के चलिए कि जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में एक क्लैश हो जाता है, तो कौन जीतेगा इंडिया में, बताइए। क्लैश होने का मतलब क्या है कि मान के चलिए लेजिस्लेचर कोई एक्ट लाना चाहता है, जुडिशियरी कह रही है कि आप वो एक्ट मत लाओ, तो क्लैश हुआ ना। तो कौन जीतेगा, सोच के बताइए। देखिए इंडिया में क्या है ना, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि इंडिया में ना तो पार्लियामेंट सोवरेन है और ना तो जुडिशरी सोवरेन है। यहाँ पे क्या सोवरेन है बताइए, यहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन है, ठीक है। तो इंडिया में ना क्या ना तो जुडिशरी जीत पाएगा ना तो लेजिस्लेचर जीत पाएगा, दे जस्ट कंप्रोमाइज। और इंडिया में ऐसा हुआ है, आप कभी ऐसा क्लैश देखने को नहीं मिला है। दोनों के बीच ना इतना अंडरस्टैंडिंग है ना इंडिया में कि कभी क्लैश डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इसको हम ना मैच्योर डेमोक्रेसी बोलते हैं, इंडिया को इसलिए मैच्योर डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप खुद देखो कि कभी भी इंडिया के में एक भी सीजीआई क्या इम्पीच्ड हुए हैं, कभी भी रिजोल्यूशन एक दो के लिए चला था लेकिन कभी कोई इम्पीच नहीं हुए। प्रेसिडेंट का आप भी देख लो। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। और यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, सोवरेन है ना। तो पावर, इसके जो पावर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर होंगे वहाँ पे यूके में, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है ना। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि वहाँ है नहीं, तो जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और जुडिशरी वहाँ की वीकर है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट सोवरेन होता है और जुडिशरी कमज़ोर होती है। लेकिन आप अगर अमेरिका में देखोगे तो जुडिशरी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जुडिशरी सुप्रीम है पार्लियामेंट के साथ साथ। बिकॉज पार्लियामेंट के साथ साथ करने का मतलब है तो दोनों आपस में सुप्रीम है। बिकॉज कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ना, कि मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आपको पता होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJSC लाया गया, जिसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, डाटा प्राइवेसी को लेकर के था व्हाट्सएप पे कि 90 डेज़ का दिया गया था, आपको याद होगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन भी किया था, ठीक है ना। तो जुडिशरी कैन रिव्यू द एक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोग मिडिल पाथ पे हैं, ना तो यहाँ पार्लियामेंट सोवरेन है ना तो यहाँ जुडिशरी सोवरेन है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ब्रिटिश सोवरेनिटी भी है और अमेरिकन सोवरेनिटी भी है। ब्रिटिश सोवरेनिटी का क्या मतलब है, ब्रिटिश सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और अमेरिकन सोवरेनिटी ऑफ जुडिशरी। तो इंडिया में पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों सुप्रीम है अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में, अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में। ये हम नहीं कह सकते हैं कि जुडिशरी सोवरेन है या पार्लियामेंट सोवरेन है, नहीं, सोवरेन तो एक ही चीज़ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अपने अपने एरियाज में कि इसका भी मन हो सकता है, पार्लियामेंट का मन हो सकता है कि हम लॉ बनाएंगे, चलिए मैंने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया, जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, स्टक डाउन कर सकती है, उसी पे पार्लियामेंट फिर बना सकती है।
जुडिशरी फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, फिर वो बना सकता है। तो दोनों आपस में सोवरेन है। लेकिन ऐसा कभी इंडिया में देखा नहीं गया, क्योंकि इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। दे जस्ट कंप्रोमाइज, समझ रहे हैं। While Supreme Court may declare a law passed by the Parliament as a violation of the Constitution, the Parliament can amend any part of the Constitution within restrictions. ठीक है ना। और ये केशव नंदा भारती केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस अलाउडेड, रिस्ट्रिक्शंस होंगे। इसीलिए इंडिया में वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। समझ रहे, रूल ऑफ लॉ के द्वारा हम लोग गवर्न होते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, वो एक रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ को हम अच्छे से इलाबरेट करके आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर सीरीज में। तो इंडिया में कोई भी ऑर्गन, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी ऑर्गन सोवरेन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा। एक लाइन में इस वीडियो का अंत है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड पीपल आर अल्टीमेट सोवरेन। तो आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा। अलग अलग सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और प्रेसिडेंशियल क्या होता है, रिटन अनरिटन में क्या अंतर होता है, जुडिशियल सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में क्या अंतर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे क्वालिटी एजुकेशंस को आप प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस गाइस, आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको हमने पूरे पॉलिटी पढ़ाने हैं जी, पूरे पॉलिटी कंप्लीट कराने हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हम हैं यहाँ और रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सुहल IAS ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।